तो भाई लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था हमने? मुझे लगता है कि आपने पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी सारे हो गए थे, राइट ना? बोलो यस नो, हो गए थे। वेस्पर थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स हो गए थे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 5 पोस्टुलेट्स आर गिवन, लेकिन वो सारे 5 हमने वो 4 पोस्टुलेट में कवर अप कर लिए। ठीक, अब कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको जानने की ज़रूरत है आपको। तो टर्म कौन कौन से हैं? फर्स्ट टर्म इज आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज। आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज ये हमने शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में बताया था। ये नया नहीं है, ये हमने शायद सेकंड चैप्टर में आपको बताया था। आइसो मीन्स एक जैसी और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। वो स्पीसीज जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दीज आर कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज, राइट? समझ गए नहीं? तो वही यहाँ पर लिखा है, आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज आर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं कि जिसमें कोई 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? मतलब आइसोइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, राइट? अगर कोई आयंस है, उस आयन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे? आइसोइलेक्ट्रिक आयंस कहलाएंगे। अगर कोई 2 एटम्स हैं और उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एटम्स क्या कहलाएंगे? आइसोइलेक्ट्रिक एटम्स कहलाएंगे। क्लियर होगी बात शायद। अब एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको दिए हैं। एक N2 एंड CO। अब देखो N2 में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर 7। कितने होते हैं? बोलो, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक नाइट्रोजन आइटम में कितने होते हैं? 7। और N2 है तो कितने हो गए? 7 × 2 14 हो गए। क्लियर? CO कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन में 6 होते हैं और प्लस 8 हो गए, 6 8 14। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हो गए, तो बोथ आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज या आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज। बोथ है 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? फिर कहता है सोडियम पॉजिटिव एंड नियॉन, बोथ है 10 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन एटम्स एंड सोडियम आयन, राइट? फिर है O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, बोथ है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आयंस एंड क्लोराइड आयंस। क्लियर? कोई समझाने की जरूरत हो ना, समझ में आओ, एग्जाम्पल मुझे बता दो, मैं क्लियर कर दूंगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपको आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज। आइसो स्ट्रक्चरल का क्या मतलब हुआ कि सर आइसो मीन्स आपने बताया एक जैसा हो, और स्ट्रक्चरल है तो स्ट्रक्चर एक जैसा हो। किन्हीं 2 आइटम्स, 2 आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स का जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, एक जैसा हो, उनको क्या कहेंगे? आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज, राइट? वही लिखा है यहाँ पर। आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज आर केमिकल स्पेसीज, मॉलिक्यूल्स, आयंस that have the same or very similar geometric structure, species having same structure। ठीक है, क्या कहलाएंगे? आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज कहलाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? आप कहोगे सर CO2 और CH2। ठीक है, CO2 अगर बनेगा तो ये कैसा होगा? इसका इस टाइप से, ये
इस टाइप से। दूसरा CH2 बनाना है तो CH2 ऐसे, सॉरी दोनों एक जैसे ही है ना, स्ट्रक्चर सेम हो गया। तो आइसो स्ट्रक्चर या दूसरी टाइप से हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वही बात हो गई भाई, डबल बॉन्ड तो लगाना ही पड़ेगा, एक ही बात होगी, एक ही बात हो गई। तो इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज लिनियर, ठीक है, दोनों का लिनियर है। अब BF3 एंड AlF3 बोथ आर द ट्राइगोनल प्लेनर, तो आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज होगी। दूसरा अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम आयन एंड मेथेन, बोथ हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दोनों में कैसी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, अब CH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जरा बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा बच्चा होशियार है। sp3, गुड, सही कह रहे हैं भाई। sp2 क्यों होगा, sp3 क्यों होगा? आप प्रूव करके दिखाओ कि सर sp3 ही है। मुझे तो लगता है sp4 होगी, sp4 होगी, क्यों? प्रूव करके दिखाओ क्यों होगी। चलो sp3 ही होगी, कोई नहीं, सुनो बाद में कर लेना। sp3, sp4 तो होती नहीं है क्योंकि p के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। अब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। कार्बन ये है, ऑक्सीजन ये है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस है, इसने दोनों ने बॉन्ड बना लिए। अब ये क्या कहता है, बॉन्ड लेंथ होती क्या है? इट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका न्यूक्लियस ये है यहाँ पर कार्बन पे, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ये है यहाँ पर। इन दोनों के बीच की दूरी, बात समझ रहे हो? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाएगी? नहीं समझे? फिर से देखो, यहां समझ सकते हो आप। मान लीजिए ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, या ऐसे मानो ये क्लोरीन का हो गया और ये कार्बन का हो गया, राइट। इसका न्यूक्लियस ये है यहाँ पर, इसका न्यूक्लियस ये है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द, समझ गए होंगे? नहीं, नहीं ना? एक बार और बता देते हैं। ये कार्बन का, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसका न्यूक्लियस ये था, इसका न्यूक्लियस ये था, तो ये जो डिस्टेंस हुई यहाँ से यहाँ तक की, इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? बॉन्ड लेंथ। बोलो मेरे प्यारे, समझ में आई बात? हाँ ना? ठीक। फिर कहता है बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज।
साइज जितना बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड बड़ा होगा, नहीं होगा? भाई सपोज कर लो बीच का जो मिडिल पॉइंट है, नाभि ले लो, हमने दो बच्चों को खड़ा किया, एक आपको खड़ा कर दिया, एक इनको शुभ को खड़ा कर दिया। तो अगर हम कहें तो आपकी नाभि से दोनों को सटा करके खड़ा कर दिया तो नाभि से नाभि की डिस्टेंस कितनी होगी? और एक फिर हम ले आए अमित सर को खड़ा कर लिया, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी? हाँ ना बोलो। तो क्या होगा फिर? मतलब साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? समझ गए नहीं? अमित सर से न कह देना जा करके, अगर अमित सर से आपने कह दिया तो बहुत रपटाएंगे बहुत दूर तक। बोले ऐसी बात आपने क्लास में बोल दी। ठीक है। अच्छा एक चीज और, bond length is indirectly proportional to bond strength। भाई देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी, बॉन्ड स्ट्रेंथ समझो, इधर आओ, आप भी इधर आओ। हाँ, अब ये हाथ है, अब एक दूसरे को खींचो, पकड़ के जरा खींचो, खींचो, खींच रहे हो अभी? अच्छा, अब जो है ये डिस्टेंस बढ़ गई इनकी, ये जैसे ये हाथ कर रहे थे तो ये क्या थी, ये डिस्टेंस बढ़ गई थी, स्ट्रेंथ कम थी। अब क्या होगा, इधर आ जाओ पास में, अब इसको ऐसे करके, अरे यार ऐसे करके और ऐसे, अरे कसके ऐसे पकड़ो, ऐसे मेरी तरह पकड़ो ना, तो क्या होगा? अब जब ऐसे पकड़ लिया तो स्ट्रेंथ क्या होगी, पास में हो गए, डिस्टेंस कम हो गई तो स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। बोलो हाँ ना? तो ऐसे ही अब अगर हमने ऐसे हाथ से पकड़ा इनको तो क्या हुई, ये डिस्टेंस जो है बढ़ गई तो स्ट्रेंथ कम लगेगी। ठीक है, समझ गए? चलो जाओ, थैंक यू। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ कैसी होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वो बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। राइट, समझ गए नहीं? दूसरा कहता है बॉन्ड लेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 डिसोसिएशन एनर्जी। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? सपोज कर लीजिए इस क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताओ भाई, पता है किसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड को बॉन्ड को क्या करने के लिए? ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक, राइट। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, हटाने के लिए द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द, ये बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक डाउन करना है, तोड़ देना है, हटा देना है, तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको क्या कहेंगे? ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको बॉन्ड डिसोसिएट कहेंगे, बॉन्ड को टूटना बॉन्ड डिसोसिएट कहेंगे। राइट, क्लियर बात हुई? बोलो हाँ ना, बोलना पड़ेगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर की बात मैं कल कह चुका हूं, ठीक है ना? दूसरा देखो, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई, अब एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मोटा मोटा करके बता दूं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बताती कि बॉन्ड कब बनेगा कब नहीं बनेगा। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी जब बॉन्ड बनते हैं, व्हेन एवर देन एनी टू मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर and react chemically, then they make the bond, and there is two force are applied between the two, किनके बीच में? between the two atoms। दो टाइप के फोर्स लगते हैं। अब वो दो टाइप के फोर्स कौन कौन से लगते हैं? एक तो फोर्स लग सकता है रिपल्सिव फोर्स। क्या लगेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दोनों का होगा वो क्या करेगा? दूसरे को रिपल्स करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी का भी है, वो क्या करेगा? रिपल्स करेगा। नंबर एक चीज। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि एक का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो देयर विल बी टू फोर्स। अब बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? कब बॉन्ड बनेगा? व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी टू मेक अ बॉन्ड। इफ रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन द अट्रैक्शन फोर्स, देन देयर इज विल बी नो बॉन्डिंग। ठीक है, तो यही यहां पे कहना चाह रहा है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन्वॉल्व्स orbital overlapping concept based on intermolecular force. According to this theory, when two atoms approaches each other, exert two types of forces, that is the attraction and repulsion force. ऐसा ही तो मैंने बोला था, हाँ या ना? बिल्कुल सेम यही बोला था मैंने। अब देखो यहां पर एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। एक आइटम तो ये हो गया, ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है, राइट? इन दोनों के बीच में देखो मैंने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स है, ये हो रहा है। इसका न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन है दूसरे का। इन दोनों में भी क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बात समझ आ गई? दोनों में अट्रैक्शन फोर्स, दो अट्रैक्टिव फोर्स लगे। समझ गए ना? एक न्यूक्लियस ने दूसरे वाले न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया, दूसरे वाले न्यूक्लियस ने पहले वाले न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगाया। बात समझ गए? हाँ ना? समझ गए ना? अब क्या हुआ? रिपल्सिव फोर्स, ये मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, पहले वाले का और दूसरे वाले का, तो ये क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे। इसके बाद में क्या होगा? एक रिपल्सिव फोर्स और लगेगा दोनों न्यूक्लियस के बीच में। बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज, बोथ हैव द सेम चार्ज। तो दिस इज व्हाई दीज आर हैव द रिपल्सिव फोर्स, राइट? समझ गए नहीं? अरे कोई प्रॉब्लम है? हाँ ना? समझ में आ रहा है? नहीं ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलो ठीक। अब अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी? बॉन्ड की। अट्रैक्शन फोर्स कम, स्टेबिलिटी कम। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी।
एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, राइट। ये चीज समझ गए होंगे, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ इसके अदर पॉइंट्स भी है, देखो नंबर एक अलग नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड व्हेन टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर एज ए कंपेयर टू टोटल फोर्स ऑफ रिपल्सन। अभी जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था, क्या बताया था, मॉलिक्यूल्स कब बनेगा, बॉन्ड कब बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो देन क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा। अब मॉलिक्यूल कब बनेगा, बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द, तो अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना, समझ गए होंगे। दूसरा कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉलिक्यूल्स इज नॉट फॉर्म्ड इफ टोटल फोर्स ऑफ रिपल्सन इज हायर एज कंपेयर टू द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बता दिया रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं है, राइट ना। एग्जाम्पल दिया गया जैसे हीलियम मॉलिक्यूल pH5 H5O6 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्वेश्चन में भी अराइज फ्रॉम यार कि वाई He2 pH5 H5O6 नॉट एग्जिस्ट। एक्सप्लेन दिस एज पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आ सकता है, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि these atoms have the more repulsive force in the comparison of attraction force, ठीक है ना। This is why these existence is not possible, bond is not possible, bond is not formed। If bond is not formed then जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, राइट। नेक्स्ट कहता है कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो कोवैलेंट बनते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनती है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्ड ऑर्बिटल्स। इसको नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, वहीं लिख देना चाहिए था। हायर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा एक्सटेंट ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। अगर ओवरलैपिंग बहुत स्लो स्लो हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है, तो क्या होगा, बॉन्ड कैसा होगा, वीक बनेगा। ओवरलैपिंग जितनी एक्सटेंट होगी उतना ही ज्यादा कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, वो ये चीज कह रहा है। दूसरा कहता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर, राइट। अब ये डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है, वैसे तो आप जानते होंगे, इसमें मैंने लिखा है डायरेक्शनल कैरेक्टर रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन केमिकल बॉन्ड्स और ऑर्बिट्स वेयर देयर इज ओरिएंटेशन इन स्पेस एज ए स्पेसिफिक, जिनमें जो ओरिएंटेशन है स्पेस का वो फिक्स डायरेक्शन में अगर है तो क्या होगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर कहलाएगा वो। This means that the bond or orbital is not symmetric in all directions, but instead has a preferred directional that influences the geometry and spatial arrangement of atoms in a molecule, ठीक है। एस कैरेक्टर का तो आप इसको समझ ही गए होंगे,
किसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर कितना कितना होता है, ये चीज दी गई है। और एक्सटेंट ओवरलैपिंग किसमें ज़्यादा होगी, एस में, एसपी में और पीपी में ज़्यादा होगी। ठीक है, एक थोड़ी सी चीज़ और है, कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग। कंडीशंस कौन कौन सी है, तो देयर आर 4 कंडीशंस आर गिवन। ओवरलैपिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर फर्स्ट कंडीशंस, ऑर्बिटल्स शुड बी सिंगल फील्ड विद अपोजिट साइंस। ये समझ रहे हो, ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए एस ऑर्बिटल है या पी है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और इसमें जो ये सिंगल फील्ड होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अपोजिट साइड। सेम ऐसे नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक का स्पिन ये है, दूसरे का ये है, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। दूसरा कहता है ऑर्बिटल्स शुड सिमेट्रिकल विद ईच अदर। अगर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है तो ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अप्रोचिंग नंबर 3 क्या है, अप्रोचिंग ऑफ ऑर्बिटल्स शुड हैव सिमिलर एनर्जीज। En प्लस एल रूल, ये एल है, आई मत समझ जाना, 1 मत समझ जाना, n प्लस एल रूल। दैट इज n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l क्या है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ रखा है, राइट। फिर कहता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी हाई, ये मैंने अभी बताया था। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अब इसमें एक आ जाता है, एक जो आपका बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनता है। तो इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है कि क्या डिफरेंस है। सिग्मा बॉन्ड आपने अभी ओवरलैपिंग पढ़ा था, तो ये फॉर्म्ड बाई एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये जो है कोलेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर होता है, और ये पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, वीकर होता है। इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहती है, एक्सिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। कहने का मतलब इस टाइप से जो बना, ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये कौन से हुई, साइड वाइज हुई। जो इस टाइप से ओवरलैपिंग हुई, ये कैसी हुई, एक्सियल हो गई, राइट। फिर कहता है फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाई, तो ये छोड़ो, ये कुछ नहीं, राइट। बात समझ गए क्या, बोलो। इन नेक्स्ट period I will tell about, next classes I will discuss about the coordinate bond or dative bond, right। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।